कल का हमारा टॉपिक था सर गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग। तो सर गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये कह दिया था कि जब भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर मोशन डाल देता है और उसको जो है ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड के पैरेलल में अगर हम उसको मोशन करवाता है, इसको मूवमेंट करवाता है, तो वो आगे जाके कहीं रुक जाता है। ड्यू टू दैट किसकी वजह से, उसने बोल दिया फ्रिक्शन की वजह से ये सब कुछ होता है। तो हमने कल का टॉपिक में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, आज थोड़ा बहुत और रिविजन करवाएगा। फ्रिक्शन क्या होता है? जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में होता है और उसको क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उनके फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ड्यू टू दैट वो क्या हो जाता है, बॉडी आगे जाके रुक जाता है। पता चला ना किसकी वजह से? फ्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू द फ्रैक्शन। अब दूसरा और एक डिफिनेशन में हम ये कह रहा है कि जब भी एक बॉडी दूसरे के कांटेक्ट में होगा तो वो आगे जाके या तो फ्रैक्शन की वजह से रुक जाएगा या उसका स्पीड धीमी हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और एट लास्ट वो भी आगे जाके रुकेगा। आज का टॉपिक है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हमने 3 टाइप के लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें पढ़ना होता है। तो न्यूटन का 3 लॉ होता है। पहला लॉ में क्या कहता है वो हमें समझना है, ठीक। पहला लॉ में क्या कहता है उसको आप लोगों को समझाना पड़ेगा। नॉर्मली तो क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा। उसके डिफिनेशन को अगर आपको बोल दूँ तो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमाइन एट रेस्ट अनलेस एक्ट ऑन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करता है तो वो रेस्ट में रहता है। उसी तरह से एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूसली इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एक्ट अप ऑन अनबैलेंस फोर्स। जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तब तक वो मोशन में है तो रेस्ट में नहीं आएगा, तो उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता है। तो इससे कहता है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया भी इसी को तो कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन में। व्हाट डज दिस मीन्स, यानी इसका मतलब है कि नेचुरल टेंडेंसी होना किसी भी ऑब्जेक्ट में, अगर वो रेस्ट में है तो उसके अंदर ये टेंडेंसी कि वो रेस्ट में ही रह सकता है, और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो उसके अंदर ये टेंडेंसी कि वो अपने आप को हमेशा मोशन में रख सकता है जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ मास, द ग्रेटर द मास the greater the amount of force needed. Acceleration is produced when a force act on a mass, the greater the mass greater the amount of force needed. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करवाना है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स डालना पड़ेगा अगर उसका मास ज़्यादा होगा। कम मास वाले को फोर्स कम ही डाल देगा तो मूवमेंट करेगा। ज़्यादा मास है, उसका वजन ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी प्रैक्टिकल फार्मूला सेकंड लॉ का होता है, F=ma, F=force, m=mass, a=acceleration। ऑब्जेक्ट का मास जैसे होगा उतना ही फोर्स ज़रूरत पड़ेगा, उतना ही एक्सेलरेशन होगा। अब आगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शंस होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स करता है तो वहाँ से भी फोर्स रिप्लाई में मिल जाता है, इक्वल और अपोजिट मिलता है, यानी मैग्नीट्यूड फोर्स बराबर होगा पर अपोजिट डायरेक्शन में है। जब आप दीवार को धक्का मारता है, दीवार आपके ओर भी फोर्स कर रहा है पर आप दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, भाई फोर्स इक्वल होगा। तो थर्ड लॉ ये कहता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस मिलता है। तो आपको ये तीसरा भी क्लियर हो गया। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ तो मैं क्या कर लूँगा आगे आप लोगों को जब फर्स्ट लॉ हो या सेकंड लॉ हो, थर्ड लॉ हो, थोड़ा बहुत हम डिटेल में पढ़ेगा, क्योंकि ये हायर क्लासेस में आपको बहुत काम में आएगा। हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेगा और हर एक क्लास को थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा हर एक लॉ के रिगार्डिंग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और होमवर्क के लिए यही लिखना है।